हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिंकू पहल। आज इस क्लास में हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, एसएससी से रिलेटेड कोई एग्जाम हो, स्टेट का आपका कोई एग्जाम हो, या फिर इवन यूपीएससी का आपका एग्जाम हो जिसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज आपकी यूज होती है, उस एग्जाम से रिलेटेड आज हम बात कर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको ग्रिप बनानी है, कमांड बनानी है, तो बेसिकली उसमें दो ही चीजों पे आपकी कमांड होनी चाहिए। फर्स्ट इज वर्ड्स। अगर आपकी वोकैबुलरी पे और वर्ड्स पे कमांड है तो बेहतर तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। दूसरी चीजें होती हैं उनका ग्रुप वर्ड्स का, जिसको आप कहते हैं सेंटेंसेस। दो चीजें जिनकी हमने बात की है, वर्ड्स और सेंटेंसेस। अगर किसी भी लैंग्वेज में वर्ड्स पे और सेंटेंसेस पे आपकी कमांड है तो डेफिनेटली आपकी उस लैंग्वेज पे अच्छी कमांड होगी, चाहे वो स्पोकन लैंग्वेज हो या फिर रिटन फॉर्म हो। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। ये कुछ एग्जाम्स मैंने क्रैक किए थे, ये मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसकी खास जरूरत नहीं है, बट एज पीपल आस्क एवरी टाइम कि आपने क्या अचीव किया क्या नहीं, तो उसके लिए थोड़ा सा एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अब किसी भी लैंग्वेज में अगर हम बात करें, मैंने कहा दो ही चीजें होती हैं, एक तो होते हैं वर्ड्स और दूसरे होते हैं सेंटेंसेस। तो वोकैबुलरी को बेहतर करने के कुछ तरीके होते हैं जिनके बारे में हमें सीखना है। बेसिकली जो मेरा मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, देयर आर 3 मेथड्स। तीन तरीके हैं सर जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको फॉलो करने हैं अगर आपको अपनी वोकैबुलरी पे कमांड चाहिए। वन ऑफ द फाइनेस्ट मेथड्स जो इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड करवा सकता है आपकी वोकैबुलरी पे, दैट इज रूट वर्ड्स। एक पेड़ जैसे एक जड़ से शुरू होता है और फिर पूरा पेड़ बनता है, उससे बीज गिरते हैं, फिर और बहुत सारे पेड़ बनते हैं। ऐसे ही हर एक लैंग्वेज में, ना सिर्फ इंग्लिश में, हिंदी में भी और बाकी दूसरी लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ बेसिक वर्ड्स होते हैं जिन्हें आप रूट वर्ड्स कहते हैं। उनमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आगे चल के सैकड़ों हजारों वर्ड्स बनते हैं। तो सबसे इफेक्टिव और सबसे अच्छा मेथड जो माना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में वोकैबुलरी बेहतर करने का, वो है रूट वर्ड्स का। इसका आज हम एग्जाम्पल देखेंगे। एक तो ये तरीका है जो आपको फॉलो करना है, रूट वर्ड्स के जरिए कोशिश करनी है कि आप सीख लें। दूसरा जो आपका तरीका है वो है वॉइस रिकॉर्डिंग का। आप सबके पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, उनमें वॉइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है। तो जो भी नए वर्ड्स आपको मिलते हैं, अगर आप उनको 5-5, 6-6 मिनट, जितनी देर की ड्यूरेशन का गाना होता है, जितनी ड्यूरेशन का, अगर उतनी ही ड्यूरेशन की आप अपनी खुद की आवाज में वर्ड्स और उनके मीनिंग्स रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो जो टाइम आपका वेस्ट होता है आने जाने में, कहीं ट्रेवल कर रहे हैं आप बस में या ट्रेन में, इवन टैक्सीज में, ऑटो में, या आप जॉगिंग करने गए हैं, घूमने गए हैं, टहलने गए हैं, जो आप टाइम वेस्ट करते हैं गाने सुनने में और दूसरी फालतू की चीजें सुनने में, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा, आपकी खुद की आवाज आपके कानों में जाएगी, आपका प्रोनाउंसिएशन बेहतर होगा। आप कैसे अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं ये आपको पता चलेगा। तो पहला तरीका हमने बात की रूट वर्ड्स का। दूसरा हमारे पास मेथड है कि वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। और तीसरा होता है सर स्लाइड मेकिंग। जो भी नई चीजें आपको याद करनी है, वर्ड्स हैं या फिर मैथ्स के फॉर्मूले हैं, उनको आप लिखें अपने हाथ से थोड़े से बड़े अक्षरों में, और जहां भी आप रहते हैं उस रूम में, उस घर में, उसकी दीवारों पे उसको पेस्ट कर दें, चिपका दें। आपको पता भी नहीं चलेगा आते जाते कब आपने 8-10 बार दिन में उनको पढ़ लिया। तो बेसिकली अगर आपको अपनी वोकैबुलरी बेहतर करनी है, सिर्फ इंग्लिश की बात करें तो आपको इन 3 मेथड्स का जो है यूज करना है। पहला है रूट वर्ड्स, ये आपको क्लासरूम में करवाया जाएगा। वॉइस रिकॉर्ड करने का और स्लाइड मेकिंग का काम आपका होगा। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपको प्रिंटेड मटेरियल यहीं से पीपीटीज की फॉर्म में प्रोवाइड कर दें। चलिए अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं रूट वर्ड्स के। आज जो पहला रूट हमें सीखना है वो है एंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब एंथ्रोपोज वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है ह्यूमन या रिलेटेड टू ह्यूमंस, इंसान या इंसान से संबंधित। इसके साथ आपको कुछ और वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, एक बार उनको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपके रूट वर्ड्स हैं, अगर उससे पहले कोई चीज आती है, पहले के लिए इंग्लिश में बोलते हैं प्री और जोड़ने को बोलते हैं फिक्स। तो जो रूट वर्ड से पहले जुड़ेगा उसको बोला जाता है प्रीफिक्स। ऐसे ही सब या सफ, इन दोनों का मतलब होता है बाद में या नीचे।
तो जो बाद में जुड़ेगा उसे हम कहते हैं सफिक्स। रूट वर्ड से पहले जुड़ा दैट इज प्रीफिक्स, रूट वर्ड के बाद जुड़ा तो उसको हमने कहा सफिक्स। आपको कुछ प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि मिज या फिर मीजो, मीजियन से बने हैं, इनका मतलब होता है हेट से, नफरत या बुराई से। ऐसे ही फिल PHIL या फाइल PHILE, इन दोनों का मतलब होता है लव या अट्रैक्शन से। फाइन। अगर हम बात करें कुछ सफिक्सेस की, किसी वर्ड के एंड में अगर आपको लॉजी दिखे तो उसका मतलब होगा स्टडी और ब्रांच ऑफ नॉलेज, या तो स्टडी कह सकते हैं या ब्रांच ऑफ नॉलेज। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी, बायो मींस लाइफ एंड लॉजी मींस स्टडी, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। फाइन। ऐसे ही किसी वर्ड के एंड में अगर आपको मिले IST या फिर मिल जाए ECN, या आमतौर पे अगर ER या OR लिखा मिलता है तो उसके दो मतलब हो सकते हैं। या तो आप सिंपली कह सकते हैं डूअर, जैसे डू का मतलब होता है कोई भी चीज करना, ER लगाया तो डूअर, या कोई काम बार बार करता है तो उस चीज में वो एक्सपर्ट है। फॉर एग्जाम्पल साइंस, अगर साइंस में एक्सपर्ट है तो उसे कहा जाता है साइंटिस्ट। म्यूजिक में एक्सपर्ट है तो उसे कहा जाता है म्यूजिशियन। टीचिंग में एक्सपर्ट है तो टीचर। डॉक्टर मतलब सलाह देना, सलाह देने में एक्सपर्ट है तो डॉक्टर। फाइन। तो ये कुछ सफिक्सेस हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। लॉजी मतलब स्टडी और ब्रांच ऑफ नॉलेज, IST, ECN, ER या OR आमतौर पे इनका मतलब होता है डूअर या एक्सपर्ट। फाइन। अब अगर इनको हम जोड़ना स्टार्ट करें तो अगर आप पहले वर्ड पे ध्यान देंगे, लिखा हुआ है मिज, उसमें लिखा हुआ है एंथ्रोप। वाई हम आमतौर पे ऐड करते हैं नाउन बनाने के लिए, इस पे ज्यादा ध्यान देने की फिलहाल जरूरत नहीं है। इन दो बेसिक यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है, मिज एंड एंथ्रोप। तो मिजेंथ्रोप, मिज का मतलब होता है क्या, हेट करने से, एंथ्रोप मतलब ह्यूमन या रिलेटेड टू ह्यूमन। तो इंसानों से जो नफरत की फीलिंग होती है, द हेट्रेड टुवर्ड्स ह्यूमंस, उसे कहा जाता है मिजेंथ्रोपी। किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको सही मायने में कमांड चाहिए तो 4 बेसिक स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला और सबसे प्राइमरी स्टेप होता है लिसनिंग। एक बच्चा जब पैदा भी नहीं होता है तो कहीं ना कहीं लिसनिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है, वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है साउंड पे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है लैंग्वेज लर्निंग में, दैट इज लिसनिंग। जो भी आपके कानों में आवाज जाए, दूसरा स्टेप होता है उसे आपको अपने मुंह से बोलना है। सर इतनी तेज आवाज में बोलना है अपने कमरे में, अपने घर में बैठ के, कि वो आवाज आपकी खुद की आपके कानों में जाए क्लियरली एकदम। तो पहला स्टेप हुआ लिसनिंग, दूसरा हुआ स्पीकिंग, तीसरा होता है रीडिंग। कोई भी चीज तब तक ना लिखें जब तक वो आप पढ़ के समझ ना लें। हमारी एक बहुत ज्यादा गंदी आदत हो जाती है टाइम के साथ, स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से, कि हम बस लिखना चाहते हैं चाहे समझ आए या ना आए। तो पहले 2 स्टेप फॉलो करने हैं, फिर तीसरा स्टेप आएगा, पहला था लिसनिंग, दूसरा है स्पीकिंग, तीसरा आएगा रीडिंग। और जब ये तीनों काम अच्छे से हो जाएं तब आपको लिखना है, अगर लिखने की जरूरत पड़े तो। अगर आप, ये मेरा मानना है और मुझसे पहले और जो मुझसे तजुर्बेकार लोग हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं लैंग्वेज के, उनका भी मानना है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली इस चीज को देखा है, होते हुए भी और करके भी देखा है एक्सपेरिमेंट, कि अगर ये 4 स्टेप इसी सीक्वेंस में फॉलो किए जाएं तो लैंग्वेज पे आके कमांड अच्छी होगी। एक बच्चा पहले सुनता है, फिर वो बोलने की कोशिश करता है, फिर उसको पढ़ना सिखाया जाता है, और जब ये 3 काम हो जाते हैं, इनमें उसको एक्सपर्टीज हो जाती है, वो कंफर्टेबल हो जाता है, तब उसे लिखना सिखाया जाता है। फाइन। तो हमने पहला वर्ड देखा मिजेंथ्रोपी। मिज का मतलब नफरत से, एंथ्रोप मतलब ह्यूमन बींग्स, इसका मतलब होता है द हेट्रेड टुवर्ड्स ह्यूमन या मैनकाइंड। नेक्स्ट वर्ड इज वाई को हटाया और IST ऐड कर दिया। IST का मतलब हमने समझा था डूअर या एक्सपर्ट। मिज का मतलब हमारे लिए था नफरत से, एंथ्रोप का मतलब ह्यूमन बींग, IST मतलब डूअर। तो मिजेंथ्रोपिस्ट हुआ अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड और ह्यूमन बींग्स, ऐसा इंसान जो इंसानों से नफरत करे। अब कई बार जब आसान क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप ओवर एक्साइटमेंट में उन्हें गलत कर देते हैं। वर्ड पूछा द हेट्रेड टुवर्ड्स ह्यूमन बींग्स, पहला ही ऑप्शन वो देगा एग्जाम में मिजेंथ्रोपिस्ट। आपको लगेगा अरे इतना आसान है, ये तो मुझे आता है, ये तो आता है तेरे भाई को, और मेरा भाई इसी चक्कर में गलत कर देगा। पहले ये देख लेना है कि पूछा किस बारे में, फीलिंग के बारे में पूछा है या उस पर्सन के बारे में। फाइन। पहला वर्ड था मिजेंथ्रोपी, हेट्रेड टुवर्ड्स ह्यूमन बींग्स। और अगर इंसान के बारे में बात करें जिससे इंसानों से नफरत हो तो उसे कहा जाएगा मिजेंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज फिलेंथ्रोपी। मिजेंथ्रोपी का बिल्कुल उल्टा। फिल मतलब लव या अट्रैक्शन, एंथ्रोप मतलब ह्यूमन बींग्स। तो द लव और अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैनकाइंड और ह्यूमन बींग्स, जो इंसानों के लिए प्रेम की बात करता है, उसके अंदर फीलिंग होती है,
उस फीलिंग को, उस इमोशन को बोला जाता है फिलेंथ्रोपी। अब जैसे हमने इंसान के लिए जिसके अंदर वो फीलिंग है, हमने मिजैंथ्रोपी से वर्ड बनाया था मिजैंथ्रोपिस्ट, ऐसे ही फिलेंथ्रोपी से हम वाई रिमूव करके आईएसटी जोड़ के एक नया वर्ड बना सकते हैं, एंड दैट इज फिलेंथ्रोपिस्ट। फिल मतलब लव और अट्रैक्शन, एंथ्रोप मतलब ह्यूमन बींग्स, आईएसटी मतलब डूअर। अ पर्सन हु लव्स अदर ह्यूमन बींग्स और मैनकाइंड और ह्यूमैनिटी, जिसे लगता है सारी दुनिया बढ़िया है, बुराई सब में होती है पर अच्छाई भी तो सब में है, जो अच्छाई को तरजीह देता है, अच्छाई को प्रेफरेंस देता है इंसानों की, उसे कहा जाता है फिलेंथ्रोपिस्ट। फाइन। अब हमने समझा था कि लॉजी का मतलब होता है स्टडी या फिर अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट वर्ड को अगर हम देखें तो लिखा हुआ है एंथ्रोप और एंड में जोड़ा हुआ है लॉजी, मींस द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब या तो लिखा जाए द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स या लिखा जाए द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, बात एक ही रहेगी आपके लिए, टेक्निकलिटीज में नहीं जाना है। अब अगर वाई को हटा के जैसे ऊपर वाले दो वर्ड्स में किया था हम आईएसटी जोड़ दें तो उसका मतलब निकलता है डूअर और एक्सपर्ट, तो वर्ड बनेगा एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोप मतलब ह्यूमन बींग्स, लॉग मतलब स्टडी, आईएसटी मतलब डूअर, अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन बींग्स साइंटिफिकली बेसिकली। ऐसा इंसान जो दूसरे इंसानों की स्टडी करे कि इंसानों का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे हम चिंपैंजीज या एप जो होते हैं बंदर, उनसे इस फॉर्म में आए हैं, कैसे हमने दो पैरों पे चलना शुरू किया, ये सारी बातें जिस फील्ड में स्टडी की जाती हैं उसे कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी, और जो इंसान इस फील्ड में एक्सपर्ट होता है उसे कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। फाइन। अब जैसे हमने लॉजी और आईएसटी इन वर्ड्स को समझा है, ऐसे एक वर्ड को और समझ लेते हैं, वर्ड है जेन। आप अक्सर सुनते होंगे, आपने सुना होगा स्कूल टाइम में या पढ़ा भी होगा, जीन्स, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन कोडेड होती है, वो बेसिक यूनिट ह्यूमन बींग्स की और दूसरे क्रिएचर्स की। इसी वर्ड से बना है जेनेटिक्स, इसी वर्ड से बना है जनरेट, इसी से बना है जनरे, इसी से बना है जनरेटर, जनरेशन, प्रोजेनी। जेन का लेना देना होता है पैदा करने से, टू प्रोड्यूस, और रिलेटेड टू प्रोडक्शन, GEN या GENE। अब यहां अगर ध्यान देंगे, एंथ्रोप और उसमें जोड़ दिया जेन और एंड में जोड़ा है आईसी। आईसी एक सफिक्स होता है जो हम यूज करते हैं एडजेक्टिव बनाने के लिए। वर्ड्स की कुछ कैटेगरीज होती हैं, बेसिकली 8 कैटेगरीज पढ़ते हैं हम लैंग्वेज में, जिसे आप कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अगर आपको किसी वर्ड को एडजेक्टिव बनाना हो आमतौर पे, तो उसके लिए एंड में कुछ सफिक्सेस ऐड करने पड़ते हैं। AL है, IC है, ISH है, IC उन्हीं में से एक है। एंथ्रोप मतलब ह्यूमन बींग्स, जेन मतलब प्रोडक्शन से। ऐसी चीज जो इंसानों ने पैदा की है, या ऐसी प्रॉब्लम या कोई भी चीज जो इंसानों की वजह से पैदा हुई है, उसकी एक्टिविटीज, उसके कामों की वजह से, उसे कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पोल्यूशन है ट्रैफिक का या बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं जिससे CO2 लेवल बढ़ रहा है, ये इंसानों ने पैदा की है, तो हम कह सकते हैं एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन और एंथ्रोपोजेनिक प्रॉब्लम्स। फाइन। तो एंथ्रोपोजेनिक का मतलब हुआ कॉज्ड और क्रिएटेड बाय ह्यूमंस और देयर एक्टिविटीज। सेंटर वर्ड आप सबने सुना होगा, सेंटर का मतलब होता है फोकस। एंथ्रोप मतलब ह्यूमन बींग्स, सेंटर मतलब फोकस, आईसी मतलब ये वर्ड एडजेक्टिव है। एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब है वो सोच, वो आइडियोलॉजी, वो बिलीफ जिसमें यह माना जाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी कुछ है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रिएचर है दैट इज ह्यूमंस, हमसे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। उस सोच को, उस आइडियोलॉजी को, उस बिलीफ को क्या माना जाता है? एंथ्रोपोसेंट्रिक। लिखा हुआ है व्यू पॉइंट दैट ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटीज इन द यूनिवर्स। फाइन। चलिए, अगर कुछ और वर्ड्स की बात करें, सेकंड स्लाइड को अगर हम देखें तो पहले यूज किया है रूट वर्ड एंथ्रोप और फिर फिल वर्ड को एंड में ऐड कर दिया है। फाइन। एंथ्रोपोफिलिया, फिल का मतलब है लव या अट्रैक्शन, एंथ्रोप मतलब ह्यूमन बींग्स। तो एंथ्रोपोफिलिया का मतलब है ऐसे क्रिएचर्स जिन्हें दूसरे जानवरों के बजाय इंसान को खाना या उसका ब्लड या उसका फ्लैश, उनको खाना या पीना अच्छा लगता है। मींस प्रेफरिंग ह्यूमन बींग्स टू अदर एनिमल्स। किस पर्पज के लिए प्रेफर करते हैं इंसानों को? फॉर फूड। पैरासाइट इसका एग्जांपल है, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट वर्ड इज एंथ्रोपोफोबिया। फोबिया जो है इसका मतलब होता है फियर।
भय, डर। एंथ्रोप प्लस फोबिया, वर्ड बना एंथ्रोफोबिया। स्पेलिंग मिस्टेक आई थिंक। इंसानों से जब इंसान को डर लगने लग जाए तो उसे कहा जाता है एंथ्रोपोफोबिया, फियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट वर्ड इज एंथ्रोपोफेगस। अगर आपको दो रूट कहीं भी दिखे, वॉर या फिर फैग, तो समझ जाना है इनका लेना देना है ईटिंग से, खाने पीने से। आपने सुना होगा वोरेसियस, अ पर्सन हु ईट्स अ लॉट, बहुत ज्यादा जो खाता हो उसे कहा जाता है वोरेसियस। वोरेसियस ईटर बेसिकली। ऐसा इंसान जिसे पढ़ने का बहुत शौक हो, बहुत ज्यादा पढ़ता हो, उसे कहा जाता है वोरेसियस रीडर। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, वोरेसियस रीडर लिखना था, लिख दिया था वोरेसियस स्पीकर। वोरेसियस स्पीकर गलत कोलोकेशन है, ऐसा नहीं होता है। वोरेसियस रीडर लिखाया तो ठीक होगा, वोरेसियस ईटर लिखाया तो ठीक होगा, वोरेसियस स्पीकर नहीं होता, क्योंकि वॉर का मतलब होता है टू टेक समथिंग इनसाइड, और स्पीक जब हम करते हैं तो चीजें बाहर की तरफ आती हैं, साउंड या एनर्जी बाहर आती है। सो वॉर या फैग का मतलब होगा खाने पीने से। तो दोनों वर्ड को जोड़ा, वर्ड बना एंथ्रोपोफेगस। आपको कोशिश करनी है कि जो भी वर्ड आप सुनते हैं, मेरे मुंह से आपके कानों तक जो भी आवाज आए, एक बार आप उसको प्रोनाउंस करके देख ले। वर्ड बना एंथ्रोपोफेगस। OUS का एंड में जब यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है वो वर्ड हमारा एडजेक्टिव है। फाइन। तो एंथ्रोपोफेगस का मतलब होता है क्रिएचर दैट ईट्स ह्यूमन बींग्स, इंसानों को खाने वाला, जिसको आप कहते हैं नरभक्षी। एग्जाम में अक्सर आपके क्वेश्चन पूछा गया है, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, उसे कहते हैं कैनिबल। हो सकता है कैनिबल ना पूछ के अब की बार ऑप्शन में दे दें एंथ्रोपोफेगस। फाइन। नेक्स्ट वर्ड जो है उससे रिलेटेड एक वर्ड आप डे टू डे लाइफ में बहुत बार सुनते हैं। आपने सुना होगा, ज्यादातर लोगों के पास जो फोन है उसमें सॉफ्टवेयर होता है एंड्रॉइड। एंडर जो रूट है ANDER या ANDR, उसका लेना देना होता है पुरुष से, मेल। OID अगर आपको कहीं भी दिखता है, सफिक्स है OID का लेना देना होता है सिमिलर से या रिजेंबलिंग। फाइन। तो दोनों को जोड़ा, एंडर प्लस ऑइड, वर्ड बना एंड्रॉइड। एंड्रॉइड मतलब रिलेटिंग और रिजेंबलिंग टू, बेसिकली रिजेंबलिंग और सिमिलर टू मेल्स। ऐसा रोबोट जो देखने में पुरुषों के जैसा हो, दैट इज कॉल्ड एंड्रॉइड। ऐसे एक रूट आएगा गाइनी। गाइनी मींस फीमेल और वुमन। गाइनी प्लस ऑइड को जोड़ दिया तो वर्ड बना गाइनॉइड। आर रोबोट दैट इज सिमिलर टू फीमेल्स, दिखने में जो रोबोट औरतों के जैसा लगे उसे कहा जाता है गाइनॉइड। फॉर एग्जाम्पल, अभी दुनिया का पहला रोबोट बना था सोफिया, जिसे आई थिंक सऊदी अरेबिया की सिटीजनशिप दे दी थी, वो एग्जाम्पल है गाइनॉइड का। तो ऑइड का मतलब होता है सिमिलर और रिजेंबलिंग टू। तो दोनों वर्ड्स को जोड़ दिया, एंथ्रोप को और ऑइड को, वर्ड बना एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोप मतलब ह्यूमन, OID मतलब सिमिलर, रिजेंबलिंग टू ह्यूमंस इन फॉर्म, बनावट में जो इंसानों के जैसा हो। आगे चल के एक वर्ड और आएगा जिसे आप कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फस, मोर्फ, MORPH, मोर्फ। उसका लेना देना भी होता है फॉर्म से या स्ट्रक्चर से। जिनका केमिस्ट्री बैकग्राउंड होगा उन्हें पता होगा कि दो तरह के सॉलिड्स हम पढ़ते थे स्कूल टाइम में, एक होता था मोर्फस सॉलिड्स और एक होता था अमोर्फस सॉलिड्स। उसका मतलब होता था मोर्फस का वो सॉलिड्स जिनका डेफिनेट स्ट्रक्चर या शेप होती है, अमोर्फस सॉलिड्स वो होते हैं जिनका कोई डेफिनेट पैटर्न या शेप या स्ट्रक्चर नहीं होता। फाइन। तो एंथ्रोपोमॉर्फस और एंथ्रोपॉइड दोनों में डिफरेंस है। एंथ्रोपॉइड उन क्रिएचर्स को कहते हैं, जो उन लिविंग बींग्स को जिनकी शेप इंसानों जैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल एप, चिंपैंजी, जो बंदर होते हैं वो दिखने में इंसानों जैसे होते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोपोमॉर्फस भी, इसका भी मतलब होता है सिमिलर टू शेप और स्ट्रक्चर, सिमिलर इन शेप और स्ट्रक्चर टू ह्यूमन बींग्स। पर यह आमतौर पे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें इंसानों ने, भगवान ने बनाया इंसानों को, और हमने क्या किया, भगवान को भी इमेजिन कर लिया कि इंसानों के जैसे खुदा के भी 2 हाथ 2 पैर होंगे। तो वो जो शेप या स्ट्रक्चर, तस्वीरें जो हमने बना दी हैं 2 हाथ 2 पैरों की हमारे स्ट्रक्चर जैसी, उसे बोला जाता है एंथ्रोपोमॉर्फस। फाइन। तो एंथ्रोपॉइड का मतलब है रिजेंबलिंग टू ह्यूमन बींग्स, टू लगाना पड़ेगा, रिजेंबलिंग टू ह्यूमंस इन फॉर्म। एग्जाम्पल क्या है, एप। नेक्स्ट वर्ड इज एंथ्रोपोग्लॉट। ग्लट जो रूट होता है उसका लेना देना होता है टंग से।
जुबान से। फाइन। फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि पॉलीग्लट, पॉली मीन्स मोर देन टू और मेनी, ग्लट मीन्स टंग, अ पर्सन हु इज वर्सेटाइल इन लैंग्वेजेस और अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन मेनी लैंग्वेजेस। फॉर एग्जाम्पल राजा राम मोहन रॉय, नाम सुना होगा आपने हिस्ट्री में, ही वॉज अ पॉलीग्लट, ही न्यू मोर देन वन डजन लैंग्वेजेस, एक दर्जन से ज्यादा भाषाएं आती थी जिनमें से हब्रीयू भी एक लैंग्वेज थी। फाइन। तो वर्ड बना हमारा एंथ्रोपोग्लट, एंथ्रोप मतलब ह्यूमन बींग्स, ग्लट मतलब टंग, एन एनिमल विद अ टंग लाइक ह्यूमन बींग्स, ऐसा क्रिएचर, ऐसी लिविंग बींग इंसानों के अलावा जिसकी टंग, उसकी शेप जो है टंग की इंसानों के जैसी हो, वो इंसानों के कुछ वर्ड भी सीख ले। फॉर एग्जाम्पल पैरट, उसे कहा जाता है क्या? एंथ्रोपोग्लट। नेक्स्ट वर्ड इज लाइकेंथ्रोप, लाइकेन मीन्स वोल्फ। अगर आपने वैम्पायर्स की मूवीज देखी होंगी तो उनकी दुश्मनी दिखाई जाती है वोल्फ के साथ, भेड़ियों के साथ। एक इंसान होता है जो दिन में नॉर्मल रहता है और जब रात होती है तो वो वोल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसका शरीर जो है भेड़िए में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ऐसा रियल में नहीं होता है। जो भेड़िए होते हैं वो तो दिन और रात इंसान भेड़िए ही रहते हैं अंदरूनी तौर पे, तो ऐसा होता नहीं है। ये एक दिमागी बीमारी होती है जिसमें आदमी को ये लगता है कि मेरा शरीर रात में भेड़िए में बदल जाएगा, तो उस दिमागी बीमारी को कहा जाता है लाइकेंथ्रोप। उस पर्सन को कह सकते हो आप लाइकेंथ्रोप। लाइकेन जो रूट है उसका मतलब होता है वोल्फ, लाइकेन का मतलब होता है वोल्फ और एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स। तो इसे कह सकते हैं werewolf, a mentally ill person who thinks that he can transform into a wolf. Next word is humanoid. Human मतलब people और oid मतलब similar. Having an appearance resembling to humans. Anthropomorphic भी कह सकते हो। ऐसी चीज जिसकी शेप या स्ट्रक्चर इंसानों के जैसा हो, नॉन लिविंग बेसिकली, उसे कहा जाता है ह्यूमनॉइड या फिर बेटर वर्ड होगा एंथ्रोपोमॉर्फिक। मॉर्फ का मतलब मैंने बताया था अभी कुछ मिनट पहले, मॉर्फ का मतलब होता है शेप या स्ट्रक्चर से, शेप या फिर स्ट्रक्चर। फाइन। ये जो भी एक्स्ट्रा चीजें मैं यहां पे लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल ग्लट का मतलब लिखा मैंने, मॉर्फ का मतलब लिखा, फोबिया का मीनिंग बताया, वॉर या फैग उसका मतलब बताया, लाइकेन का मतलब बताया, एंडर का मतलब बताया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अलग से नोट करते चलनी है ताकि आपके पास एक अच्छा खासा कलेक्शन हो रूट वर्ड्स का। फाइन। नेक्स्ट जो एग्जांपल देखेंगे हम रूट वर्ड्स में वो है गायनी। ई आपको एग्जाम में मिल भी सकता है और नहीं भी। गायनी का लेना देना होता है विमेन से या फीमेल से। फाइन। अब तक जो हमने कुछ बेसिक वर्ड सीखे हैं उन्हीं का यूज करके हम नए वर्ड सीखने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल चाहे वो लॉजी था या फिर वो सेंटर था। पहला वर्ड गायने मतलब फीमेल, लॉजी मतलब स्टडी, वर्ड बना गायनेकोलॉजी। वर्ड बनते हुए अक्सर स्पेलिंग चेंज हो जाती है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। GYNAE लिखा है और उसके बाद है CO, फिर जुड़ा है लॉजी, वर्ड है गायनेकोलॉजी। स्पेलिंग मिस्टेक में पूछा गया तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, इसको लिखने से पहले ध्यान से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। गायनेकोलॉजी मींस एक ऐसा फील्ड या ऐसी ब्रांच ऑफ नॉलेज जिसमें स्टडी किया जाता है वीमेन के जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको, औरतों के बच्चे पैदा करने से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उन पे स्टडी, उन पे रिसर्च की जाती है, उस फील्ड को बोला जाता है गायनेकोलॉजी। लिखा हुआ है द साइंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फाइन। अब जैसे हमने एंथ्रोप में किया था, वाई हटा के IST जोड़ दिया। IST का मतलब हमने समझा था डूअर, गायनी का मतलब फीमेल, लॉग का मतलब स्टडी। अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन ट्रीटिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स और डिजीजेस, ऐसा डॉक्टर जो एक्सपर्ट हो किस चीज में, औरतों की रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में, उस पर्सन को बोला जाता है गायनेकोलॉजिस्ट। IST का मतलब मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि IST लिखा हो, ECN लिखा हो, ER हो या OR हो, इन सब का मतलब होता है डूअर या फिर एक्सपर्ट, जो किसी काम में क्या हो, एक्सपर्ट हो। फाइन। उसके अलावा जो हमने अभी रूट देखा था, प्रीफिक्स देखा था, फिल। फिल का लेना देना था अट्रैक्शन से या लव से।
गायनी का मतलब होता है, अभी हमने समझ लिया, विमेन, आईएसटी मतलब डूअर। वर्ड बना फिलोजिनिस्ट, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ध्यान से करेंगे, फिलोगाइनिस्ट नहीं होता, फिलोजिनिस्ट होता है। फिल मतलब लव या अट्रैक्शन, गायनी मतलब फीमेल, आईएसटी मतलब डूअर। ऐसा इंसान जिसे औरतों के ग्रुप में रहना पसंद हो, जो औरतों की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो, दैट इज कॉल्ड फिलोजिनिस्ट। अ पर्सन हु इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फीमेल्स, दैट इज कॉल्ड फिलोजिनिस्ट। ऐसे ही हमने समझा था मिज या मीजो का लेना देना होता है नफरत से। अब यहां पे अगर देखें तो वर्ड है मीजोजिनिस्ट। मीजो मतलब हेट्रेड, गायनी मतलब फीमेल, आईएसटी मतलब डूअर। अ पर्सन, ये ऑफ होना चाहिए, अ हेटर ऑफ वुमेन, ठीक है। ऐसा पर्सन जो औरतों से नफरत करता हो, जिसे लगता हो इस दुनिया में जितनी लड़ाई झगड़ा है, जितनी बुराइयां हैं, सब औरत की वजह से है, औरत ने बर्बाद किया है दुनिया को, ऐसा इंसान। अब अगर आप ध्यान देंगे, ये बात हो रही है इंसानों की। फिलोजिनिस्ट मतलब वो पर्सन, ना कि वो फीलिंग। मिजोजिनिस्ट मतलब वो पर्सन, ना कि वो फीलिंग। अगर आपको फीलिंग की बात करनी है, द हेट्रेड टुवर्ड्स फीमेल्स, तो आपको कहना पड़ेगा फिलोगाइनी। अगर आपको औरतों के लिए नफरत की बात करनी हो उस फीलिंग की, तो आपको कहना पड़ेगा मीजोगाइनी। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से पढ़ लेंगे पहले कि उस फीलिंग की बात की है या फिर उस इंसान की बात की है जिसके अंदर वो इमोशन या वो फीलिंग है। फाइन, एक और रूट को देख लेते हैं। अगर आपको कहीं भी सीआईडी, सिड या साइड लिखा मिलता है तो हम समझ जाएंगे कि उसका लेना देना है किलिंग से, मारने से। जैसे आपने सुना होगा जेनोसाइड, जब एक पूरी जनरेशन को खत्म कर दिया जाता है, एटलीस्ट उस किसी भी पॉपुलेशन का 10% जब पार्ट खत्म कर दिया जाता है, तो उस किलिंग को, उस स्लॉटरिंग को हम कहते हैं जेनोसाइड। फाइन, तो साइड का लेना देना होता है किलिंग से या मारने से। गायनी का मतलब हमें पता है फीमेल, साइड का मतलब किलिंग। अबॉर्शन करने में एक टारगेट रखा जाता है आमतौर पे कि जो लड़कियां हैं, कन्या भ्रूण हैं, उन्हें नहीं बचाया जाएगा, जो भ्रूणों में पुरुष हैं उन्हें बचा लिया जाएगा। मेल इन्फेंट्स को हम प्रेफरेंस देते हैं और फीमेल इन्फेंट्स को हम अबॉर्ट करवा देते हैं। तो ऐसी जो अबॉर्ट करने की प्रक्रिया होती है जिसमें औरतों को मार दिया जाता है, उसे कहा जाता है गाइनेसाइड। आमतौर पे है ना, ये इन्फेंट्स के लिए यूज होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेच्योर फीमेल्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब इसका होगा द किलिंग ऑफ फीमेल्स, आमतौर पे फीमेल इन्फेंट्स। फाइन, अगर जेंडर मेंशन ना करे कि फीमेल इन्फेंट है या मेल इन्फेंट है, सीधा पूछ ले द किलिंग ऑफ इन्फेंट्स, तो आंसर होगा इन्फेंटिसाइड। बट अगर एग्जाम में पूछ ले द किलिंग ऑफ फीमेल इन्फेंट्स, तो फिर आंसर होगा गाइनीसाइड। फाइन, ऐसे ही कुछ और प्रीफिक्सेस देख लेते हैं नंबर से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मोनो, यूनी, सोल या सोलो। फाइन, ये जहां भी लिखे मिलेंगे, मोनो, यूनी, सोल या सोलो, इनका लेना देना होता है एक से, वन। आपने सुना होगा सोलो परफॉर्मेंस, ऐसा परफॉर्मेंस जिसमें एक ही परफॉर्मर परफॉर्म करता है उसे कहा जाता है सोलो परफॉर्मेंस। तो इन सब का लेना देना एक से। अब यहां पे लिखा है मोनो, आगे लिखा है गायनी, मतलब एक औरत। ऐसी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब है यहां पे ट्रेडिशन या फिर कस्टम। ऐसी प्रैक्टिस, ऐसा कस्टम, ऐसा ट्रेडिशन, ऐसी मान्यता, ऐसा सिस्टम शादी का जिसमें एक टाइम पे एक ही औरत से शादी करने की सलाह दी जाती हो या वैलिड मानते हो कि एक वक्त पे एक ही औरत से आप शादी कर सकते हैं, उस ट्रेडिशन को, उस कस्टम को बोला जाता है मोनोगाइनी। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन वुमेन एट ए टाइम, वन वुमेन एज अ लाइफ पार्टनर। फाइन, इसका उल्टा क्या होगा? पोलीगाइनी। पोली का मतलब मैंने बताया था, पोलीग्लॉट जब वर्ड यूज किया, पोली का मतलब होता है मैनी और मोर देन टू। पोलीगाइनी का मतलब है जब आपको अलाउ कर दिया जाता हो किसी सिस्टम में, किसी प्रैक्टिस में, कि आप एक ही टाइम पे दो से ज्यादा औरतों से शादी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जो हिंदू लॉज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, वो अलाउ करते हैं मोनोगाइनी को। जो सरिया लॉ है हमारा, इस्लामिक लॉ है, वो अलाउ करता है दोनों को, मोनोगाइनी और पोलीगाइनी। एक वक्त पे आप चाहें तो एक शादी कर सकते हैं, एक वक्त पे चाहे आप दो से ज्यादा शादी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे अपने, तो श्री राम के जो फादर थे, भगवान श्री राम के, दशरथ, वो पोलीगाइनी में इन्वॉल्व थे। 3 रानियां थी उनकी, ऐसा माना जाता है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ इस्लाम में, और भी दूसरे रिलीजन है उनमें भी पोलीगाइनी के एग्जांपल मिल जाएंगे आपको। तो पोली का लेना देना होता है मैनी से,
और गायनी का लेना देना होता है विमेन से। जब एक औरत एक टाइम पे आप 2 से ज्यादा औरतों के साथ अपना जीवन बिता सकते हो, ये आजादी दे दी जाती हो किसी कस्टम में, तो उसे उस प्रैक्टिस को, उस कस्टम को कहा जाता है पॉलीगाइनी। अब ये तो है उस ट्रेडिशन या उस कस्टम की बात, उस प्रैक्टिस की बात। अगर हमें उस इंसान की बात करनी हो जो एक वक्त पे एक ही औरत से शादी करता है, तो वाई हटा के आईएसटी जोड़ देंगे, वर्ड बनेगा मोनोगाइनिस्ट। अब हमें पता है मोनो मतलब एक, गायनी मतलब फीमेल, आईएसटी मतलब डूअर। ऐसा पर्सन जो एक वक्त पे एक औरत से शादी करे, दैट इज मोनोगाइनिस्ट। और अगर हमें बात करनी हो ऐसा पर्सन जो किसमें इन्वॉल्व हो, पॉलीगाइनी में, तो हमें पता है पॉली का मतलब मैनी, गायनी मतलब विमेन, आईएसटी मतलब डूअर। अ पर्सन हु मैरिज मैनी और मोर देन 2 फीमेल्स एट द सेम टाइम, तो उसे कहेंगे पॉलीगाइनिस्ट। फाइन। तो ये कुछ और वर्ड्स देखे हमने। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एंड्रोगाइनस। ओयूएस किसी वर्ड के एंड में आता है, जस्ट अ सेकेंड। अगर किसी वर्ड के एंड में आपको ओयूएस दिखता है, आईसी दिखता है, आईएसएच दिखता है, एएल दिखता है, फुल दिख जाए, एबल दिखे, आईबल दिखे, अगर ये वर्ड दिखते हैं तो वर्ड जिस कैटेगरी में आएगा उस कैटेगरी को कहा जाता है एडजेक्टिव। फाइन। एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं नाउन या प्रोनाउन के बारे में। जैसे मैंने कहा ब्लैक पेन, आपने कहा क्या है, मैंने कहा पेन है, पेन नाउन हो गया। फिर आपने कहा व्हाट काइंड ऑफ पेन, तो मैंने उसकी क्वालिटी बता दी ब्लैक। तो ऐसे वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं उन्हें कहा जाता है एडजेक्टिव। जिस वर्ड के एंड में आपको ओयूएस, आईसी, आईएसएच, एएल, फुल, एबल या एबल दिखेंगे वो आमतौर पे एडजेक्टिव होंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक आपको वर्ड बताया था, ANDER लिखा मिले या ANDR, दोनों में से कुछ भी लिखा मिले, उसका लेना देना होता है मेल से। फाइन। अब अगर यहां ध्यान दोगे तो लिखा हुआ है एंड्रो, एंडर से बना है, फिर लिखा हुआ गायनी। एंडर मीन्स मेल, गायनी मतलब फीमेल, ओयूएस मतलब ये वर्ड एडजेक्टिव है, क्वालिटी को दिखाता है। ऐसा पर्सन बेसिकली मेल जिसमें मेल और फीमेल दोनों की क्वालिटीज हो उसे कहा जाता है एंड्रोगाइनस। लिखा हुआ है हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट जो वर्ड आएगा हमारा कैलीगाइनोफोबिया। पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं, प्रेफिक्स को। कैली जहां भी आता है तो समझ जाना उसका लेना देना होता है गुड और अट्रैक्टिव से। फाइन। ऐसा पर्सन जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी हो उसे कहा जाता है कैलीग्राफर, और उस हैंडराइटिंग को कहा जाता है कैलीग्राफी। बच्चों की क्लासेस भी लगती हैं कैलीग्राफी की। अच्छा, इस वर्ड का उल्टा क्या होगा? गुड का उल्टा, अट्रैक्टिव का उल्टा, दैट इज कैको, CACO। कैको का लेना देना होता है बैड या अगली से। ऐसी चीज जो दिखने में या सुनने में बहुत खराब हो, चुभे आंखों में या कानों में, अच्छी ना लगे, उसे कहा जाता है कैको। अगर ऐसी हैंडराइटिंग है तो उसे कहेंगे कैकोग्राफी, क्योंकि ग्राफ ग्राफियन वर्ड से बना है जिसका लेना देना होता है लिखने से। फाइन। और ऐसा पर्सन जिसकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी हो उसे कहा जाता है कैकोग्राफर। चलिए, तो वर्ड है कैली। कैली मीन्स गुड और ब्यूटीफुल, गायनी मीन्स विमेन, फोबिया मीन्स अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी फियर। जब किसी इंसान को खूबसूरत ब्यूटीफुल विमेन से डर हो जाए, बात ना कर पाए, उनसे कॉन्टेक्ट में ना रह पाए, तो उसे कहा जाता है, उस फियर को कहा जाता है कैली गाइनेफोबिया। कैली का मतलब हमने समझ लिया गुड और ब्यूटीफुल, गायनी का मतलब होता है विमेन, फोबिया मतलब फियर, फियर ऑफ ब्यूटीफुल विमेन। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है द फियर ऑफ विमेन। अगर सिर्फ आए द फियर ऑफ विमेन, ब्यूटीफुल और अगले की बात ना करे, तो आंसर होगा गाइनेफोबिया।
आंसर फिर क्या होगा? गाइनेफोबिया। गाइनी मीन्स विमेन, फोबिया मीन्स फियर, फियर ऑफ विमेन। बट अगर उसने एग्जाम में पूछ लिया, एग्जामिनर ने, द फियर ऑफ ब्यूटीफुल विमेन, तो आंसर होगा कैली गाइनेफोबिया। फाइन। नेक्स्ट वर्ड अगर हम देखें, गाइनी से ही बना है, जिसको आप कहते हो गाइनेशियम। मेडिवल हिस्ट्री में खासकर औरतों के लिए, जो रॉयल लेडीज होती थी, उनके लिए मुगल और नॉन मुगल सब लोग क्या करते थे, एक अलग से या तो महल बनाते थे जहां सिर्फ औरतों की एंट्री होती थी, या फिर जो शाही पुरुष होते थे उन्हीं की एंट्री होती थी, रॉयल मेल्स की। आम आदमी जो मेल होते थे उनकी एंट्री नहीं होती थी। उस महल को, या फिर एक ही महल में एक बड़ा कमरा बना दिया जाता था, उस कमरे को कहा जाता था हैरम। उसी के लिए इंग्लिश में वर्ड है, गाइनी से ही बना है, गाइनेशियम। अ प्लेस और यू कैन से हाउस वेयर ओनली विमेन्स आर अलाउड, उसे कहा जाता है विमेन्स हाउस। ई होना चाहिए कायदे से, विमेन्स हाउस। अगर सिंगल हो तो उसे पढ़ते हैं वुमन, एक से ज्यादा हो तो उसे पढ़ते हैं वीमेन। फाइन। तो या तो आप हैरम कह लें या फिर वुमेन्स हाउस। मॉडर्न डे में अगर एग्जांपल देखें तो आप कह सकते हैं गर्ल्स पीजी और यू कैन से गर्ल्स हॉस्टल, वो गाइनेशियम का एग्जांपल है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज गाइनार्की। आर्की वर्ड जहां भी आपको दिखेगा तो समझ जाना उसका लेना देना है रूल या फिर गवर्नमेंट से। फाइन। गाइनी मीन्स फीमेल, आर्की मीन्स रूल और गवर्नमेंट। जब कहीं पे गवर्नमेंट की हेड कोई लेडी हो, औरत हो, तो उसे कहा जाता है गाइनार्की। गवर्नमेंट रन बाय विमेन बेसिकली। और इसी के लिए एक फ्रेज आया था जिसे आप कहते हैं पेटीकोट गवर्नमेंट। पेटीकोट आमतौर पे औरतें ही पहनती हैं, आजकल तो खैर पता नहीं कौन क्या पहन ले, बट आमतौर पे औरतें ही पहनती हैं साड़ी के साथ, तो इसलिए वहां से एक फ्रेज आया पेटीकोट गवर्नमेंट। फाइन। नेक्स्ट वर्ड इज गाइनोसेंट्रिक। गाइनी हमें समझ आ चुका है कि गाइनी का मतलब होता है फीमेल से या औरतों से। सेंटर का मतलब हमने एंथ्रोपोसेंट्रिक में समझ लिया था, सेंटर का मतलब होता है फोकस। तो ऐसा बिलीफ या ऐसी कोई भी किताब या स्पीच जिसमें केंद्र में, फोकस में किसको रखा जाए? औरतों को। मान लिया मैंने कोई स्पीच दी और उसमें फोकस में, सेंटर में मैंने औरतों को रखा, तो वो स्पीच कहलाएगी गाइनोसेंट्रिक स्पीच। मैंने कोई बुक लिखी और उसमें केंद्र में, सेंटर में औरतों को रखा, तो बुक कहलाएगी गाइनोसेंट्रिक बुक। कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके केंद्र में औरतें हैं, तो वो प्रॉब्लम कहलाएगी गाइनोसेंट्रिक प्रॉब्लम। इसमें माना जाता है रिगार्डिंग विमेन एज प्राइमरी और सेंट्रल, कि औरतें ही सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी उनकी बात कर रहे हैं। फाइन। नेक्स्ट वर्ड इज एनिजोगाइनस। आपने राजेश खन्ना जी के बारे में सुना होगा, वो अब नहीं रहे। जब उनकी शादी हुई तो उनकी उम्र थी 40 साल से ज्यादा। उनकी वाइफ की उस टाइम पे उम्र थी 18 साल से भी कम, आई थिंक 17 साल के आसपास उनकी एज थी। डिंपल कपाड़िया, जहां तक मुझे याद है। उनके फादर जो है बीमार थे, तो वो चाहते थे मरने से पहले बेटी की शादी हो जाए, तो राजेश खन्ना जी से उनके थोड़ी बहुत जान पहचान थी, उन्होंने उनको मनाया और शादी करवा दी। अब जो यूजुअल एज डिफरेंस होता है 4 साल, 5 साल, 7 साल, उतना डिफरेंस नहीं था। 17 साल और 40 साल से ज्यादा, तकरीबन 25 साल के आसपास उनकी एज में डिफरेंस था शादी के टाइम। तो ऐसी शादी, ऐसी रिलेशनशिप जिसमें नॉर्मल से ज्यादा, यूजुअल से ज्यादा एज डिफरेंस हो, उसे कहा जाता है एनिजोगाइनस। लिखा हुआ है रेफरिंग टू हस्बैंड और वाइफ हु इज मैरिड टू समबडी हुज एज डिफर्स बाय एन अनयूजुअली लार्ज, लिखा हुआ है अनयूजुअली लार्ज डिग्री फ्रॉम अदर पर्सन। आमतौर पे 2 साल, 4 साल, 5 साल, पर इस केस में क्या होगा 15 साल, 20 साल, 25 साल, इतना एज डिफरेंस हो तो उस शादी को या उस पार्टनरशिप को बोला जाता है अनिजोगाइनस। फाइन। फिर आपने एक वर्ड सुना होगा, नेक्स्ट वर्ड से पहले हम ये समझ लेते हैं, आइडलेट्री। आइडल का मतलब होता है प्रतिमा, तस्वीर जो हम बना देते हैं। एट्री का मतलब होता है नाउन से और वर्शिपिंग से। आइडल की जब हम पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो उसे कहा जाता है आइडलेट्री। ऐसे ही जब औरतों की पूजा की जाती है तो उसे कहा जाता है गायनेकलेट्री। गायनी मतलब विमेन, एट्री मतलब वर्शिपिंग से। गायनेकलेट्री मतलब द वर्शिपिंग ऑफ फीमेल्स। फॉर एग्जाम्पल आप कन्या पूजन करते हैं तो किसका एग्जाम्पल है? गायनेकलेट्री का। क्रिश्चियंस में जीसस के साथ मदर मैरी को भी पूजा जाता है, वो किसका एग्जाम्पल है? गायनेकलेट्री का। द वर्शिप ऑफ अ वुमन और विमेन। फाइन। एक सफिक्स की हमें जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट वर्ड के लिए, जिसको हम कहते हैं मैनिया। मैनिया का मतलब होता है
सनक और पागलपन। मैनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन, जिसको आप कैप्राइस भी कहते हैं, सनक, कि मुझे तो बस यही चीज या यही इंसान चाहिए, उस फीलिंग को कहा जाता है मैनिया। तो वर्ड है गाइनेकोमेनिया। गाइने मतलब फीमेल, मैनिया मतलब ऑब्सेशन। जब बेसिकली किसी मेल के अंदर आमतौर पे होता है, पर फीमेल के अंदर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। जब किसी इंसान को यह लगे कि मुझे तो औरतों के साथ ही रहना है, औरतें ही चाहिए अपने आसपास, तो उस फीलिंग को कहा जाता है गाइनेकोमेनिया। बेसिकली इसमें आमतौर पे थोड़ा सा नेगेटिव कोनोटेशन का, नेगेटिव सेंस का वर्ड है। इसमें फिजिकल डिजायर्स की वजह से इंसान के अंदर वो फीलिंग आती है। जब इंसान अपने फिजिकल डिजायर्स की वजह से औरतों के साथ रहना चाहे तो उसे कहा जाता है गाइनेकोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड इज गाइनेफोनस। अगर आप फोन वर्ड के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा, फोन या फोनस दोनों का लेना देना होता है साउंड से। फाइन। एक वर्ड जो आपको अक्सर दिखता है पर आपको शायद मतलब ना पता हो, टेली का लेना देना होता है डिस्टेंस से। तो वर्ड बना टेली और फोन दोनों को जोड़ के टेलीफोन। एक ऐसी डिवाइस जिसपे हम दूर की बात सुन सके, दूर की आवाज सुन सके, उसे कहा जाता है टेलीफोन। फाइन। ऐसे ही एक वर्ड आएगा रूट वर्ड्स में विज, जिसका लेना देना है देखने से, टू सी। टेली और विज को जोड़ के वर्ड बना टेलीविजन। ऐसी डिवाइस जिसपे हम दूर की चीजें देख सकें अपने सामने, उसे बोला जाता है टेलीविजन। फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ग्राफ का लेना देना होता है लिखने से, टेलीग्राफ। टेलीग्राफ मतलब वो डिवाइस, वो साइंस जिसके जरिए हम अपनी लिखी हुई बात दूर तक पहुंचा सकें, उसे कहा जाता है टेलीग्राफ। फाइन। तो वर्ड है हमारा गाइनेफोनस। गाइने मतलब फीमेल, फोन मतलब साउंड। तो ऐसा पुरुष बेसिकली जिसकी आवाज, जिसका साउंड औरतों जैसा हो गया हो, औरतों के साउंड की क्वालिटी जिसमें आ गई हो, उसे कहा जाता है गाइनेफोनस, रिलेटिंग टू अ मेल हैविंग अ फेमिनाइन वॉइस। फेम जैसे गायनी का लेना देना, गायनी का लेना देना फीमेल से होता है, ऐसे ही फेम या फेमी का लेना देना भी किससे होता है? फीमेल से। फाइन। नेक्स्ट वर्ड इज गाइनेपोगन। नेक्स्ट वर्ड है गाइनेपोगन। आजकल तो खैर हर गली हर नुक्कड़ पे डेंटिंग पेंटिंग की दुकानें खुल गई हैं औरतों के लिए, जिसे नाम दिया जाता है ब्यूटी पार्लर। आज से 15-20 साल पहले खासकर गांव में ऐसा कोई रिवाज था नहीं, तो बहुत सारी औरतें थी, हमारी जो दादी और नानी होती थी उनके इस ग्रुप में खासकर, जिनकी दाढ़ी उग जाती थी, मूछें उगाती थी, और वो उन्हें ज्यादा ध्यान देती नहीं थी, उनपे उन्हें उगा रहने देती थी। तो ऐसी औरत जिसकी दाढ़ी हो, अभी एक सिख गर्ल जो है आई थिंक लंदन में, वो फेमस है अपनी दाढ़ी के लिए, उसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेती है। तो ऐसी फीमेल जिसकी दाढ़ी हो उसे बोला जाता है गाइनेपोगन। फाइन। अ वुमेन हु हैज अ बियर्ड, शी इज कॉल्ड गाइनेपोगन। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज गाइनेथ्यूजिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गाइनेथ्यूजिया। गाइने मतलब फीमेल से, जस्ट अ सेकेंड, गायनी का लेना देना हमने समझ लिया फीमेल से। थ्यूजिया का लेना देना बेहोश करने से, मारने से, इन चीजों से होता है। तो गाइनेथ्यूजिया का मतलब होता है सेक्रीफाइस ऑफ विमेन। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वर्ड सुना था गाइनीसाइड। गाइनीसाइड में हम आमतौर पे क्या करते हैं? फीमेल इन्फेंट्स को मारते हैं, अबॉर्ट करते हैं। गाइनेथ्यूजिया में बेसिकली अंडर एज गर्ल्स को या अनमैरिड विमेन को मारा जाता है आमतौर पे सुपरस्टिशन की वजह से, कि ये तो चुड़ैल बन गई है, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर कोई सिद्धि जादू मंत्र कुछ हासिल करना है, मैजिक सीखना है, तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी औरतों को। तो ऐसी जो प्रैक्टिस होती है, ये सुपरस्टिशन होता है, इसे बोला जाता है गाइनेथ्यूजिया। फाइन। नेक्स्ट वर्ड इज गाइनी प्लस जेन। जेन का लेना देना हम समझ चुके हैं, पहले ही हमने सुना था, अभी थोड़ी देर पहले समझ लिया था। जनरेट, जनरेटर, प्रोजेनी, इन सब का लेना देना होता है प्रोडक्शन से। तो जेन का लेना देना होता है पैदा करने से, टू प्रोड्यूस। तो वर्ड बना गाइनी प्लस जेन। ओयूएस का मतलब हमने अभी समझ लिया एडजेक्टिव से।
तो गाइनेजेनस का मतलब होता है ऐसी फीमेल, बेसिकली ऐसी औरत जिसके बच्चे भी ज्यादातर या सारे के सारे क्या हो, फीमेल हो, तो उसे कहा जाता है गाइनोजेनस, प्रोड्यूसिंग फीमेल ऑफ स्प्रिंग्स ओनली। और स्प्रिंग का मतलब भी होता है चाइल्ड और प्रोजेनी, बच्चे। नेक्स्ट वर्ड के लिए एक आपको छोटी सी बात याद रखनी है। अभी अक्रॉस इंडिया भी और खासकर हरियाणा में कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले जो है, औरतों की कमी हो गई थी पुरुषों की तुलना में। 800 से नीचे जो है हमारा सेक्स रेशियो चला गया था। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें औरतों की कमी हो जाए उसे कहा जाता है स्पेनोगाइनी, अ स्कैरसिटी ऑफ विमेन। आगे चल के हम फिर किसी दूसरी क्लास में पढ़ेंगे, एक वर्ड आता है एंड्रोगाइन, स्पेनोएंड्री। स्पेनो का मतलब स्कैरसिटी से और एंड्री का लेना देना होता है बेसिकली मेल से, जो मैंने अभी बताया। तो जहां पे जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया में मेल्स की कमी हो गई थी, क्योंकि उसके जो मेल थे वो मारे गए थे वर्ल्ड वॉर 2 में खासकर। तो रशिया में स्पेनो एंड्री का केस आया था। हरियाणा में अभी कुछ टाइम पहले किसका केस आ गया था, स्पेनोगाइनी। स्पेनो मीन्स स्कैरसिटी से और गाइनी मीन्स विमेन से। अ स्कैरसिटी ऑफ विमेन इज कॉल्ड स्पेनोगाइनी। फाइन। नेक्स्ट वर्ड में एक और प्रेफिक्स समझ लेते हैं जिसे हम कहते हैं सिन, SYN। इसका लेना देना होता है टुगेदर से, एक साथ। फॉर एग्जाम्पल आप सुनते होंगे सिंक्रोनाइज। आप अपना एंड्रॉइड फोन जब स्टार्ट करते हैं तो आप अपने अकाउंट को, अपने ईमेल को उस फोन के अकाउंट के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं। क्रोन वर्ड अगर कहीं भी आपको दिखे, CHRON, क्रोन वर्ड अगर कहीं भी दिखे तो समझ जाना क्रोन का लेना देना होता है टाइम से, समय से। तो सिंक्रोनाइज का मतलब होता है एक ही टाइम पे, यानी एक साथ होना। तो सिन का मतलब टुगेदर। अब लिखा हुआ है सिंगेंजिया। गायनी का मतलब हमें ऑलरेडी पता है, विमेन से। सिन का लेना देना होता है टुगेदर से। जब औरतें एक साथ रहती हों कहीं पे, लिविंग में हो, लिविंग रिलेशन में हो, एक साथ रहने का काम करती हो, तो उसे, उस ग्रुप को कहा जाता है सिंगेंजिया। लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ फीमेल्स लिविंग टुगेदर। अब ऐसा ही एक वर्ड आता है जो एग्जाम में पूछा गया है, जिसको आप कहते हैं बेवी, BEVY। इसका लेना देना होता है अ ग्रुप ऑफ फीमेल से, अ ग्रुप ऑफ फीमेल्स। फीमेल्स का जो ग्रुप होता है, अब ध्यान देना दोनों में डिफरेंस है। सिंगेंजिया का मतलब है वो साथ में रह रही हैं, लिविंग पार्टनर्स हैं, और इसका मतलब है सिर्फ ग्रुप है, रहने का हमें पता नहीं है। अब ये माइन्यूट डिफरेंस है जो मैंने कुछ वर्ड्स में बताए हैं आपको, 2-2 करके, 3-3 करके, ये जानने जरूरी है आपको। ये काम आएंगे आपको क्लोज टेस्ट में, फिल इन द ब्लैंक में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। तो जो मिलते जुलते वर्ड्स हैं उनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, काम आएगा आपका। नेक्स्ट वर्ड इज मेट्रोनेमिक। मैटर या मात्र या मातृ, जो संस्कृत के वर्ड हैं उनसे बना है। इसका लेना देना भी मदर से या कह लो फीमेल से है, फीमेल, या फिर सिंपली हम कह सकते हैं रिलेटेड टू मदर। लिखा हुआ है मेट्रोनिमिक। ओनियम जहां भी आपको दिखेगा, ओनियम दिखे या नियम दिखे, NYM, तो उसका लेना देना होता है नेम से, वर्ड से। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा सिनोनियम, वो बना ही सिन और ओनियम से है, सिनोनियम। ऐसे वर्ड्स जिनको हम एक साथ रख सकते हैं एक कैटेगरी में, क्योंकि उनका मीनिंग एक जैसा है, उन्हें कहा जाता है सिनोनिम्स। एंटी एंटो का मतलब होता है ऑपोजिट। अगर लिखा आया एंटोनियम तो उसका मतलब होता है जो अर्थ में, मीनिंग में एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो वर्ड बनता है एंटोनियम। तो मैट्री का लेना देना मदर से, ओनियम का लेना देना नेमिंग से या वर्ड से, आईसी मतलब ये वर्ड एडजेक्टिव है। मेट्रोनेमिक, ऐसा नाम जो आपकी मदर या किसी फीमेल की साइड से आपको मिला हो, उसे कहा जाता है मेट्रोनेमिक। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो सतवाहन में एक किंग हुए गौतमी पुत्र सतकर्णी, वो जो नाम है गौतमी पुत्र, वो उनकी मदर की वजह से आया है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, मेट्रोनेमिक का। फाइन। नेम डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ मदर और अदर फीमेल इंसेस्टर, तो उस नाम को कहते हैं मेट्रोनेमिक। हमारे यहां पे जो सोसाइटी में नाम मिलते हैं हमें आमतौर पे, वो होते हैं पेट्रोनेमिक। पैटर या पैट्री का लेना देना होता है फादर से या मेल से। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा, दैट इज एनेट, जिसका मतलब होता है आपका वो रिश्ता जो आपकी किसी फीमेल या आपकी मदर की साइड से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपके मामा जी हैं, या आपके नाना जी हैं, या आपकी नानी जी हैं, या उनके बच्चे हैं,
तो वो जो सारे रिश्ते हैं उन्हें कहा जाता है इनेट रिलेशंस। इनेट मतलब रिलेटेड ऑन मदर्स साइड। नेक्स्ट वर्ड इज मैट्रीसाइड। मैट्री मतलब मदर या फीमेल, और साइड मतलब हमने ऑलरेडी बात की थी किलिंग से। जब कोई इंसान अपनी खुद की मां की हत्या कर देता है, मर्डर कर देता है, तो उस किलिंग को कहा जाता है मैट्रीसाइड। मैट्री मतलब मदर, साइड मतलब किलिंग। नेक्स्ट वर्ड इज मैट्रिक्स। अभी एक मूवी आएगी या आ चुकी है, मैट्रिक्स रिजरेक्शन, थर्ड पार्ट है। तो उसमें क्या दिखाया गया है, बेसिक कंसेप्ट ये है कि हम जो इंसान है, हम एक बहुत बड़ी मशीन के अंदर हैं और एक सॉफ्टवेयर हमें ऑपरेट करता है। तो मैट्रिक्स का लेना देना बेसिकली वूम से होता है, जिसको आप गर्भ कहते हैं। मैट्रिक्स का मतलब होता है द वूम, गर्भ। नेक्स्ट वर्ड इज सोरोरेट, बहुत काम का वर्ड है। आमतौर पे क्या होता है, अभी भी हमारे नॉर्थ इंडिया में खासकर, अगर यंग एज में किसी मेल की डेथ हो जाती है तो उसके लिए, उस औरत के लिए, जिंदगी को आसान बनाने के लिए उस इंसान के खासकर छोटे भाई से शादी करा दी जाती है। तो उस शादी को हम कहते हैं लेविरेट मैरिज। उसे कहा जाता है लेविरेट मैरिज। लेविरेट में क्या होता है, पुरुष की डेथ होती है, मेल की डेथ होती है, और उसके खासकर छोटे भाई से उसकी जो विधवा है, उसकी वाइफ है, विडो है उसकी शादी करा दी जाती है। तो उस शादी को बोला जाता है लेविरेट। अब यहां पे लिखा है सोरोरेट, इसका उल्टा सोरोर या फिर सोरोरी। ये जो वर्ड है सोरोर या सोरोरी, इस वर्ड का लेना देना होता है सिस्टर से, बहन से। नॉर्थ इंडिया में 20 साल पहले मैंने खूब एग्जाम्पल देखे हैं। कोई औरत जिसकी शादी हुई, अगर 3-4 साल के अंदर उसकी डेथ हो जाती थी, यंग एज में ही बेसिकली, या फिर अगर उस औरत से बच्चे पैदा नहीं हो पाते थे तो उसकी ही खासकर छोटी बहन की शादी उसी मेल से करा दी जाती थी। तो वो जो शादी होती है जिसमें किसी औरत की डेथ की वजह से या बच्चे ना पैदा कर पाने की वजह से उसकी बहन की शादी उसके हस्बैंड से करा दी जाती है, तो उसे कहा जाता है सोरोरेट मैरिज। द मैरिज ऑफ वन मैन टू टू और मोर देन टू सिस्टर्स। मोर देन होना चाहिए यहां पे, मोर देन या सिंपली देन हटा सकते हैं। द मैरिज ऑफ वन मैन टू टू और मोर सिस्टर्स यूजुअली सक्सेसिवली, एक के बाद, आफ्टर द फर्स्ट वाइफ हैज बीन फाउंड बैरन। बैरन का मतलब बंजर नहीं, औरत बंजर होने का मतलब क्या है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही, बच्चे पैदा नहीं हो रहे। और आफ्टर हर डेथ, जब औरत की डेथ हो जाए या उससे बच्चे पैदा ना हो पाए यंग एज में ही खासकर, तो उसकी बहन की शादी करा दी जाती है, तो उसे बोला जाता है सोरोरेट। अगर आपने नोट किया होगा, ये आज के लिए लास्ट वर्ड था हमारा, अगर आपने नोट किया होगा, आज मैंने जितने भी वर्ड बताए ना, पहले सारे ऐसे वर्ड थे जो रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स थे। फिर मैंने इंसानों में ही एक जेंडर को, स्पेसिफिक जेंडर को, फीमेल को टारगेट किया, और उससे रिलेटेड जितने वर्ड थे, टारगेट करना इन द सेंस पढ़ाने की सेंस में, गलत सेंस में नहीं, फीमेल से रिलेटेड जो वर्ड थे हमने उनकी बात की है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कोशिश करेंगे इसका जो सेकंड हाफ है, फीमेल के जो अपोजिट हम जेंडर कंसिडर करते हैं या होता है मेल से रिलेटेड, वो सारे वर्ड एक साथ पढ़ लें। तो हम कर क्या रहे हैं असल में, वी आर ट्राइंग टू लर्न वोकैबुलरी इन अ थीम बेस्ड मैनर। थीम बेस्ड का मतलब है एक पर्टिकुलर थीम को, एक टॉपिक को हमने लिया, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस को ले लिया, और उनसे रिलेटेड जितने वर्ड्स थे वो सारे एक जगह पे एक साथ सीख लिया। फायदा ये होगा जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे या क्लोज टेस्ट करेंगे या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि आपका एक लाइन जो है आपके एग्जाम में, पैराग्राफ में या क्लोज टेस्ट में, वो आई है हिस्ट्री से, दूसरी आ गई ज्योग्राफी से, तीसरी आ गई इकोनॉमिक्स से, चौथी आ गई एंथ्रोपोलॉजी से, पांचवी आ गई सोशियोलॉजी से। ऐसा तो होगा नहीं। कोई भी जो आपका पैराग्राफ आता है या क्लोज टेस्ट आता है, वो आता है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे, थीम पे। तो हमें क्या करना है, कुछ पर्टिकुलर वर्ड सीख लेने हैं हर एक टॉपिक के, जितने पॉसिबल हो सके, या हर एक सब्जेक्ट के। ऐसे ही हम अगली जो आने वाली क्लासेज हैं उनमें सीखेंगे जो बेसिक वर्ड्स हैं ज्योग्राफी के, वो सारे 150-200 वर्ड एक साथ सीख लेंगे। सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो हमारे 100-150 वर्ड हैं वो एक साथ सीख लेंगे। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि चाहे आप थीम बेस्ड वोकैबुलरी करें या ना करें, रूट वर्ड्स का सहारा लें या ना लें, पर जितने एक जैसे वर्ड हैं वो सारे एक साथ इकट्ठे कर लें। ये आपको लॉन्ग रन में फायदा देगा। दूसरी बात,
इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में मेरी तरफ से एक मैसेज रहेगा आपको कि आपको है ना एग्जाम को टारगेट नहीं करना है सर। एग्जाम चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई भी हो, इंग्लिश होती है, या यूपीएससी में कंपलसरी एग्जाम हो या सीसेट हो, आपको टारगेट करना है लैंग्वेज को। ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट्स में आप एग्जाम को टारगेट करने के बजाय उस सब्जेक्ट को टारगेट करें। आप मैथ को टारगेट करें, ना कि एक पर्टिकुलर पेपर को। मैथ अगर आपका अच्छा है, कमांड है, तो एग्जाम आपने आप क्रैक कर देंगे। आप टारगेट करें जीएस को। फाइन, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप टू सी यू पीपल सून। हैव अ गुड टाइम।